तो अम्ल धात्विक कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके जल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। सबसे पहले हमने जाना सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट HCl से अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह से पोटेशियम बाइकार्बोनेट HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद है कॉपर कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो कोई भी बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, वो जल के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगली अभिक्रिया है धात्वीय सल्फाइडों व हाइड्रोजन सल्फाइडों से अभिक्रिया। तो अम्ल धात्वीय सल्फाइडों और हाइड्रोजन सल्फाइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और सल्फाइड डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। जैसे हमने लिया पोटेशियम सल्फाइड। सबसे पहले हम जानते हैं सल्फाइड कैसे बनेंगे। तो ये बनते हैं, ये होते हैं SO3- आयन। SO3- आयन ये कहलाते हैं सल्फाइड आयन। और इसके साथ हम सोडियम या पोटेशियम को जोड़ें तो ये होता है K और इस पे होता है 1 + चार्ज, तो इसकी संयुक्ता होगी 1 और इसकी होगी 2, तो इसमें होगा 2 का गुणा, तो ये बन जाएगा K2SO3, इसलिए हम इसे बोलते हैं पोटेशियम सल्फाइड। तो पोटेशियम सल्फाइड जब अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो ये बनाएगा सबसे पहले पोटेशियम और H2SO4, यानी कि पोटेशियम सल्फेट, जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह से सोडियम बाइसल्फाइड, इसी तरह से हमने हमने पढ़ा था कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इसी तरह से ये हैं सल्फेट और बाइसल्फेट। तो HSO3- ये बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम आयन के साथ, तो ये हमें देते हैं सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, ये NaHSO3। अब इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे तो ये बनाएगा NaCl, लवण, जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद धात्वीय ऑक्साइडों तथा हाइड्रोजन सल्फाइडों के साथ अभिक्रिया। तो धात्वीय सल्फाइड कैल्शियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके ये बनाएंगे कैल्शियम सल्फाइड। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सल्फाइड नहीं सल्फाइड गैस। इस तरह से पोटेशियम बाइसल्फाइड जब अभिक्रिया करेगा HCl के साथ तो ये बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये तो थे अम्लों के सामान्य रासायनिक गुण। तो हमें सबसे पहला जो रासायनिक गुण था वो ध्यान में रखना है, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अम्ल देते हैं हाइड्रोजन गैस, और दूसरी अभिक्रिया करना है धात्वीय ऑक्साइडों और धात्वीय हाइड्रा ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। जब भी धात्वीय ऑक्साइड या धात्वीय हाइड्रोक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो बनाएंगे लवण और जल। अब इसके बाद हम जानते हैं क्षारक के बारे में। तो सबसे पहले क्षारक के बारे में जानते हैं, क्या होते हैं क्षारक। तो क्षारक वे यौगिक जो जल में घुलकर, किसमें घुलकर, जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। वे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन या उन्हीं को हम बोलते हैं OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो सबसे पहला यौगिक है CaOH का होल ट्वाइस, और इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको जब हम जल में घोलेंगे तो ये देगा हमें Ca++ आयन,
और OH माइनस आयन, CaOH का होल ट्वाइस जब जल में घुलेगा तो ये देगा Ca++ आयन और OH माइनस आयन। ये यौगिक हमें OH माइनस आयन दे रहा है, तो ये जो यौगिक है ये है एक क्षारक। इसके बाद है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलेंगे तो ये देगा सोडियम आयन और OH माइनस आयन। इसमें OH माइनस आयन है तो ये भी NaOH क्या है, एक क्षारक है। इसके बाद है KOH। KOH को जब जल में घोलेंगे तो ये देगा हमें K+ आयन और OH माइनस आयन। इसी तरह से NH4OH, इसको भी जब हम जल में घोलेंगे तो ये बनाएगा अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो क्षारक बे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। कि कोई भी हाइड्रोक्साइड ले लें हम, इनके अलावा भी और भी हाइड्रोक्साइड होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ले लें MgOH का होल ट्वाइस, लेकिन मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, इसका केवल ऑक्साइड होता है। क्षार बे यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन से संयोग करके, ध्यान से सुनना, बे यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन से संयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं क्षार कहलाते हैं। ध्यान से सुनना, बे यौगिक क्षार क्या होते हैं, बे यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन से संयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें नोट में लिखा है कि सभी क्षारक क्षार होते हैं। जितने भी क्षारक हैं, क्षारक क्या देते हैं हमें, OH माइनस आयन। तो जितने भी क्षारक हैं वे क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते। देखो CaO है, जल में घोलेंगे OH माइनस नहीं देगा तो ये क्षारक नहीं है। MgO है, ये भी एक क्षार है, लेकिन ये OH माइनस नहीं देगा, इसलिए एक क्षारक नहीं है। तो ध्यान देना है कि सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। सभी क्षार क्षारक क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये OH माइनस आयन नहीं देते हैं। इसके बाद जानते हैं क्षारों के रासायनिक गुण। अभी हमने पढ़ा था धात्वीय ऑक्साइडों, धात्वीय अम्लों की धात्वीय ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अब यहीं से देखते हैं क्षारों के रासायनिक गुण। पहले में है अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो सभी क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड Ca और Cl। तो Ca की संख्या 2, Cl की 1, तो इस संयोजकता का एक का गुणा इसमें होगा। इसकी होती है 2, इसकी होती है 1, तो CaCl2, और इसके 2H और 1 O, तो ये बन जाएगा H2O। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ये बनाएगा सोडियम सल्फेट, लवण और जल। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो ये बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट और जल। इसे बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। ये होगा सोडियम सल्फेट और एक कैल्शियम क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल है अमोनियम लवणों से अभिक्रिया। तो क्षार अमोनियम लवणों से अभिक्रिया करने पर लवण, जल तथा अमोनिया गैस बनाते हैं। अमोनियम लवण में हमने लिया NH4Cl, इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये कहलाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा NaCl, जल, और ये है अमोनिया गैस NH3, अमोनिया गैस।
अमोनियम, ये है अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद है अमोनियम सल्फेट, दूसरा यौगिक है अमोनियम सल्फेट। तो यह है अमोनियम सल्फेट, नाम लिख लेना, अमोनियम सल्फेट। जब अभिक्रिया करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट, जल और अमोनिया गैस। इसके बाद अगले में चलते हैं धातुओं के विलेय लवणों के साथ अभिक्रिया। धातुओं के विलेय लवणों से अभिक्रिया, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? सोडियम, पोटेशियम एवं कैल्शियम के अतिरिक्त अन्य धातुओं के जल में विलेय लवणों से क्रिया करने पर धात्वीय हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धात्वीय हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेप प्राप्त होता है। सबसे पहली अभिक्रिया है फेरिक क्लोराइड। जब अभिक्रिया करेगा NaOH के साथ, किसके साथ? NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड और ये प्राप्त होगा FeOH का होल थ्राइस, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये देगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसके साथ कॉपर क्लोराइड, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। इसी के साथ जिंक क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड और NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। सभी क्षारक, ध्यान से सुनना, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये खतरनाक होते हैं। ये हुए हमारे क्षार। हम जानते हैं लवणों के बारे में। तो लवण वे यौगिक जो जल में घुलकर धनात्मक आयन, मतलब H+ आयन को छोड़कर, धनात्मक आयन H+ भी है लेकिन उसको छोड़कर, तथा ऋणात्मक आयन OH- आयन को छोड़कर धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में वियोजित हो जाते हैं, लवण कहलाते हैं। वे यौगिक जो जल में घुलकर धनात्मक आयन तथा ऋणात्मक आयन में वियोजित हो जाते हैं, लवण कहलाते हैं, लेकिन H+ आयन तथा OH- आयन को छोड़कर। सबसे पहला एग्जाम्पल है NaCl। क्या है? NaCl। जब इसको जल में घोला जाता है तो ये टूट जाता है Na+ और Cl- आयन में। ना तो इसमें H+ आयन है ना ही OH- आयन है। तो बी यौगिक जो जल में घुलकर धनात्मक आयन दे रहे हैं और क्लोरीन आयन ऋणात्मक आयन दे रहे हैं, तो ये क्या है? लवण। इसके बाद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जल में घोलेंगे तो ये देगा कॉपर आयन Cu++ और SO4- आयन, Na2SO4-, तो Na+ आयन और SO4- आयन। Na+ बन क्यों होता है? क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही का ये त्याग कर सकता है। कैल्शियम क्लोराइड ये देगा Ca++ आयन और क्लोरीन-। तो बे यौगिक जो जल में घुलकर धनात्मक आयन तथा ऋणात्मक आयन में वियोजित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, लवण कहलाते हैं। अब है अगली अभिक्रिया इसकी उदासीनीकरण अभिक्रिया।
3 एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हमने पढ़ा था अम्लों में, अम्लों की अभिक्रिया हमने कराई थी धात्वीय ऑक्साइडों या धात्वीय हाइड्रोक्साइडों के साथ। दूसरे क्षार में आए थे तो क्षारों की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई थी, अम्ल के साथ। अब देखो ये तीसरी अभिक्रिया उसी प्रकार से है, किसी अम्ल एवं क्षार के संयोग से लवण तथा जल बनने की रासायनिक क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये है NaOH एक क्षार है, HCl का है एक अम्ल है। तो क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल। तो किसी क्षार एवं अम्ल के संयोग से लवण और जल बनने की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा कॉपर सल्फेट और जल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा अमोनियम नाइट्रेट और जल। कोई भी ले लो। अब हमने NaOH की जगह ले लिया CaOH का होल ट्वाइस। क्या ले लिया, CaOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अभिक्रिया करेगा HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। तो ध्यान से देखना, Ca और Cl मतलब जी बना देंगे लवण, तो ये बनाएंगे Ca और Cl को ले लिया हमने साथ में। देखो इसकी संयुक्ता होती है 2 और इसकी 1, तो इस 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, 2 का गुणा इसकी Ca की होती है 2, इसकी 1, ये बन जाएगा CaCl2 प्लस H2। इसी तरह से और भी है, NaOH है, इसकी अभिक्रिया हम करा दें H2SO4 के साथ। ध्यान से देखना NaSO4, तो लिखेंगे NaSO4, लेकिन इस पे माइनस माइनस 2 होता है, इस पर 1 प्लस होता है, इसकी संयुक्ता में 2 का गुणा, तो Na2SO4 और जल H2 ये बन जाते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसी अम्ल एवं क्षार के संयोग से लवण तथा जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। अब जानते हैं लवणों के प्रकार, बस इनको याद रखना है, बस लवणों के प्रकार। तो सबसे पहले हम लवण के प्रकार और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है सामान्य लवण। तो किसी अम्ल से H+ आयनों के पूर्ण विस्थापन से बने लवण को सामान्य लवण कहते हैं। इनके अणु में H+ आयन या OH- आयन नहीं होते हैं। अभी हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी है, इसमें जो लवण पढ़े थे वो क्या थे, सामान्य लवण। मतलब अम्ल और क्षार के संयोग से जो लवण बनते हैं वो कहलाते हैं सामान्य लवण। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, तो इसका पहला एग्जाम्पल है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट और NaCl और KCl, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, फेरिक सल्फेट। इसके बाद है अम्लीय लवण। तो किसी लवण में जब H+ आयन आंशिक रूप से उपस्थित रहता है अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो NaOH की अभिक्रिया H2SO4 के साथ जब कराई और उसमें जो H+ आयन है वो थोड़ा मात्रा में रह गया, यानी कि NaHSO4, यानी कि इसने बना दिया सोडियम बाई सल्फेट और जल। इसी तरह से NaOH H3PO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट और जल। इसी तरह से ये बनाएगा NaOH क्रिया करेगा H3PO4 के साथ, तो ये बनाएगा Na2HPO4 प्लस जल। इसके बाद है क्षारीय लवण। तो जिन लवणों में OH आयन आंशिक रूप में विद्यमान रहता है क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे CuOH का होल ट्वाइस जब अभिक्रिया करेगा HCl के साथ तो ये बनेगा CuOHCl प्लस जल। इसमें याद करना हमें द्विक लवणों के नाम। तो दो भिन्न भिन्न लवणों के विलयनों के मिश्रण के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त लवण द्विक लवण कहलाते हैं। इनमें पहला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसे बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और ये जो फार्मूला है
ये होता है फिटकरी का फॉर्मूला, ये याद करना है आपको। द्विक लवण में ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका साधारण नाम होता है फिटकरी। इसके बाद है फेरस अमोनियम सल्फेट, तो इसका फार्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, इसको बोलते हैं मोहर लवण। तो ये दोनों फार्मूले हैं, इन्हें अच्छे से याद करना है। द्विक लवण में आते हैं। द्विक लवण क्या होते हैं? दो भिन्न भिन्न लवणों के विलयनों के मिश्रण के क्रिस्टलीकरण से बनने वाले लवण द्विक लवण कहलाते हैं। इसके बाद है जटिल लवण। तो ये जो जटिल लवण हैं ये द्विक लवण होते हैं तथा दो सरल लवणों के विलयन के मिश्रण के क्रिस्टलीकरण से बनते हैं, परंतु विलयन में आयनीकृत होकर एक सरल आयन तथा एक जटिल आयन देते हैं। पहला है, केवल नाम याद रखना है तुम्हें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, एक जटिल लवण है। दूसरा है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ये भी जटिल लवण है। और सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, इसके वैसे नाम याद रखना है और फार्मूले। ये होता है K4FeCN का होल 6। दूसरा है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, तो K3FeCN का होल 6। तीसरा है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, तो NaAgCN का होल ट्वाइस। तो यह है जटिल लवण। इसके बाद पढ़ते हैं सूचक के बारे में। सूचक क्या होते हैं? ये रासायनिक अभिक्रियाओं में अपना काम किस तरह से करते हैं? तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति के कारण किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक। जैसे दूध का दही बन जाना। अब सूचक और ये अम्लीय विलयन में किस प्रकार का रंग देते हैं और क्षारीय विलयन में किस प्रकार का रंग देते हैं? तो सबसे पहला है लिटमस। तो जो लिटमस पेपर है वो अम्लीय विलयन में देता है नीला रंग और क्षारीय विलयन में ये देता है लाल रंग। लिटमस है, अम्लीय विलयन में ये नीला होता है और क्षारीय विलयन में लाल होता है। इसी तरह से एक और सूचक होता है फेनोल्फथलीन। ये अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है जबकि ये क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। इसी तरह से मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल रहता है और मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नारंगी पीला। मेथिल रेड ये भी एक सूचक होता है, ये अम्लीय विलयन में लाल रहता है और क्षारीय विलयन में पीला। थाइमोल ब्लू ये भी अम्लीय विलयन में पीला और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं लिटमस होता क्या है। तो लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। क्या होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। पिछली क्लास में बायोलॉजी में पढ़ा होगा, थैलोफाइटा समूह, उस समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है लिटमस, और प्रायः इसे सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक सूचकों में हम लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटोनिया, जेरोनियम आदि कई फूलों की पंखुड़ियाँ सूचक या अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पाई जाती है गुड़हल की पत्ती। तो गुड़हल की पत्ती को जब हम चूना डालते हैं तो वो गुलाबी रंग की हो जाती है। इसी तरह से हल्दी है, हल्दी में चूना मिलाते हैं तो वो भी सिंदूरी कलर की हो जाती है। तो ये सूचक हैं। अब है अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों की सांद्रता। तो किसी अम्लीय विलयन की सांद्रता, ध्यान से सुना, अम्लीय क्षारीय विलयन की सांद्रता। तो किसी अम्लीय विलयन की, किसी कह रहे हैं अम्लीय विलयन की सांद्रता, उसमें उपस्थित H+ आयनों की प्रति लीटर मात्रा मोल में तथा क्षारीय विलयन की मात्रा उसमें उपस्थित OH- आयनों की प्रति लीटर मात्रा मोल पर निर्भर करती है। अम्लीय एवं क्षारीय विलयन की सांद्रता को जिस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है उसे pH पैमाना कहते हैं। और pH स्केल की अवधारणा सोरेनसन ने
की थी, यानी कि इसकी जो खोज है पीएच पैमाना, पीएच क्या होता है इसकी खोज ने की थी। तो पीएच के बारे में जानते हैं क्या होता है। पीएच मतलब H प्लस आयनों की सांद्रता मोल प्रति लीटर में। तो किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की मोल प्रति लीटर मात्रा के 10 के आधार पर लघुगुणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यानी कि पीएच जो होता है H प्लस आयनों की सांद्रता मोल प्रति लीटर में आधार 10 के लघुगुणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसके जो सवाल हैं वो हम कराएंगे अगले चैप्टर में, लेकिन पीएच का कुछ महत्व देखते हैं। पीएच का महत्व एवं उपयोग। तो अपच की स्थिति में एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। अपच की स्थिति में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। दांतों का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। दांतों का इनामिल हाइड्रोक्सी एपीटाइट का बना होता है, जो जल में नहीं घुलता है। जैसे हम खाना खाते हैं और खाना खाने की स्थिति में हमारे शरीर में अम्ल मतलब कहते हैं एसिड की मात्रा बढ़ जाए, तो इस एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज। या फिर जो हमारे घरों में होता है खाने वाला सोडा, उसको